हमारी खास पेशकश स्टार्टअप एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। स्टार्टअप एक्सप्रेस ये एक ऐसी मुहिम है, एक ऐसी पेशकश है जहां पर कई इनोवेशंस को, कई उम्मीदों को, कई सपनों को आपके सामने रखते हैं। और स्टार्टअप का ये सपना देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी देखा। स्टार्टअप को लेकर बहुत ही संजीदा सरकार दिखाई पड़ती है, कई योजनाएं भी चलाई गई हैं और इस सब के बीच में कई युवाओं ने ऐसे बेहतरीन इनोवेशंस किए हैं जिससे राह तो आसान हुई है, खुद उनके लिए भी समृद्धि की राह खुली है, कई लोगों को रोजगार मिला है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप एक्सप्रेस के जरिए उन कहानियों को जानना जिन्होंने सफल स्टार्टअप्स को बनाया और कैसे स्टार्टअप बनाते वक्त या अपना खुद का काम करते वक्त बातों का ध्यान रखना है, ये भी आप स्टार्टअप एक्सप्रेस में जान पाते हैं। आज स्टार्टअप के लिए जब हम बात करने जा रहे हैं तो एक बेहद खास इनोवेशन की बात करेंगे और ये पूरा जो एरिया है रोबोटिक्स, ये बहुत ही महत्व का है क्योंकि आने वाला दौर इसी का है। हम बात करेंगे डॉक्टर नीलिमा मिश्रा से। डॉक्टर नीलिमा मिश्रा क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की सह संस्थापक और निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। इन्होंने मेड इन इंडिया रोबोट्स का निर्माण किया है। यही नहीं, इनकी संस्था ने कोविड-19 के दौरान 40 से ज़्यादा ह्यूमनॉइड नर्स रोबोट विकसित की। ये क्यों? क्योंकि आप जब जहां लोगों को खतरा है वहां पर आप रोबोट्स को भेज सकते हैं। जैसे कि कोविड के दौरान हम जानते थे कि नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, इनके लिए बड़ा खतरा था, तो यहां पर काम आते हैं रोबोट्स। इसी तरह आपको कई खबरें सुनने को मिलती हैं सीवेज की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मौत। इसको रोकने के लिए भी सीवेज सफाई रोबोट विकसित किया गया। जेना 5.0 एटीवी रोबोटिक प्लेटफॉर्म के जरिए फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की काफ़ी मदद हो रही है। आपने देखा कुंभ में हमने आपको दिखाया था किस तरह से फायर ब्रिगेड कर्मचारी जो हैं अब रोबोटिक्स की सहायता ले रहे हैं। वो जगह जहां पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है वहां पर ये रोबोटिक्स बहुत काम आता है और ऐसे कई एरियाज अब आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए मेरे साथ मिलकर स्वागत कीजिए डॉक्टर नीलिमा मिश्रा का, जो कि डायरेक्टर हैं क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स की। डॉक्टर नीलिमा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप एक्सप्रेस में आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने ये मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। डॉक्टर नीलिमा, स्टार्टअप्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि जहां चुनौतियां हैं, जहां परेशानियां हैं, वहां कोई इनोवेटिव टेक्निक को सामने लाया जाए, कुछ ऐसा जो अभी तक ना हो रहा हो और कुछ ऐसा जिससे किसी समस्या का निदान हो जाए। सबसे पहले रोबोटिक्स की फील्ड में आप कैसे आए और कैसे आपने रोबोटिक्स में स्टार्टअप बनाने की सोची? क्या इसमें ज्यादा गुंजाइश आपको दिखाई दे रही थी? गुंजाइश नहीं सर, मैं अगर मेरी जर्नी बताऊं तो ये सपना मेरे अकेले का नहीं था। मैं और मेरे को फाउंडर, जो कि मेरे हस्बैंड भी हैं, भुवनेश मिश्रा, ये यूं कहूंगी 60% सपना तो उन्हीं का ही था रोबोटिक्स को लेके। मैं साथ में जुड़ गई और हम लोग आगे बढ़ते गए। रोबोटिक्स एक्चुअली होता ये है सर कि कई ऐसे फील्ड हैं, कई ऐसी जगह हैं, जैसे पेंडेमिक में हमें कोविड के बारे में पता लगा। फायर फाइटिंग भी एक समस्या है जहां पर सिर्फ विक्टिम को जान की हानि नहीं होती, जो सेवियर है उसको इक्वली लाइफ का रिस्क होता है। और सबसे बड़ा अगर हम रिस्क देखेंगे तो हमारे डिफेंस, जो आर्मी है, एयरफोर्स है, तो वहां पर भी लाइफ रिस्क बहुत ज्यादा होती है। तो उस जगहों पे जी डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जी ताकि उनकी लाइफ को जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो उनकी लाइफ को बचा सकें। तो उसी विजन के साथ में बहुत पहले से हमारा इसमें रिसर्च चल रहा था। 2020 में हमने रजिस्टर करी, लेकिन काम हमारा बहुत पहले से चल रहा था। 19 में हमने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च करा। 20 में जब पेंडेमिक आया तो हमने वॉलंटरी एसएमएस हॉस्पिटल में, जो कि जयपुर में स्थित है, उसमें अपना रोबोट वॉलंटरी लगाया था। लेकिन उससे एक अवेयरनेस फैल गई कि रोबोट्स किस तरह से फ्रंट लाइनर्स को हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद कई हॉस्पिटल्स में रोबोट्स लगाए और अभी हमारे फायर फाइटिंग और डिफेंस रोबोट्स भी हैं जो इस तरह की। डॉक्टर नीलिमा, तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं स्टार्टअप के मानता हूं, तीनों पर एक एक करके आपसे बात करूंगा। पहली चीज होती है एक्सपर्टाइज, यानी किस विषय के आप जानकार हैं, उस विषय में कितनी गहराई से आप उतरे हुए हैं। जैसे मैं पानी के कई एक्सपर्ट्स को देखता हूं, मैं रोबोटिक्स में आपको देख रहा हूं, मैं किसानों के लिए काम करने वाले स्टार्टअप्स को देखता हूं। दूसरा, व्यवसाय की समझ होना, यानी आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। और तीसरा, स्टार्टअप्स की समझ होना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझना। ये तीन अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहले रोबोटिक्स में आप लोगों का एक्सपर्टाइज क्या रहा? एक्सपर्ट्स को आपने हायर किया, आइडिया आपका था या आप खुद ही एक्सपर्ट्स हैं? मैंने मेरी डॉक्टरेट
रोबोटिक्स में ही की है। ऑटोनोमस नेविगेशन पे मेरा रोबोटिक्स और उसके ह्यूमनॉइड रोबोट डिज़ाइन पे मेरा पीएचडी है। और उसके अलावा जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने 2013 के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया, वो भी रोबोटिक्स की फील्ड में ही कराया। एक्सपर्टीज में हम दो ही हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं। अब हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम लोग साथ में अपना पूरा रिसर्च, रोबोट का डिजाइन, डेवलपमेंट, वो सब कुछ हम ही लोग कर रहे थे जी, और अभी भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर नीलिमा, हमारा पहला सबक आपकी कहानी से जो अभी आपको दर्शक देख रहे हैं या स्टार्टअप अपना डालना चाहते हैं उनके लिए, कि यदि आप किसी चीज की पढ़ाई करते हैं, आप किसी चीज के खुद एक्सपर्ट हैं, तो उसमें सफलता की गुंजाइश ज्यादा है। क्या मैं ठीक हूं? आप बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, स्टार्टअप की गुंजाइश में सफलता वहां भी ज्यादा है जहां वो पढ़ाई या फिर उसकी नॉलेज और साथ में वो आपका हॉबी भी हो। मतलब हॉबी से मेरा मतलब है कि आपको वो करने में मजा आता हो। जी, अगर आपको वो चीज करने में मजा आ रही है, कुछ नया इन्वेंशन, कोई टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी रेस्पेक्ट में, तो आप उसमें बहुत अच्छा स्टार्टअप आगे तक ले जा सकते हैं। जी। डॉक्टर नीलिमा, एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जो मैंने 3 बिंदु बताए थे उसमें बिजनेस की समझ। मैं देखता हूं रोबोटिक्स, खासतौर पर आपका जो सब्जेक्ट है, एमटेक करने के बाद में या फिर कोई और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज हासिल करने के बाद में, हम देखते हैं कि जनरली बिजनेस में हाथ थोड़ा तंग रहता है। उसके लिए हम देखते हैं एमबीए के प्रोफेशनल्स जो होते हैं वही ज्यादा मुफीद बैठते हैं या ज्यादा कामयाब हो पाते हैं। तो आपने बिजनेस की समझ को कैसे डेवलप किया कि आप खुद के एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकती हैं? सर, वो तो सेल्फ लर्निंग ही रहा। बहुत गलतियां करी, बहुत सारे चीजें सीखी, बहुत ऐसे लोग मतलब रास्ते में मिले हमारे पूरी जर्नी में, जहां उन्होंने हमें मेंटरशिप भी करी। तो ये तो पूरा एक सेल्फ लर्निंग था सर। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप में आप अगर किसी से भी पूछेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसने पढ़ी है उनके लिए तो ये चीजें थोड़ा सा और आसान हो जाती होंगी। हमारे लिए वो जर्नी थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन और हम लोग फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है हमारे घर में हमारा। तो हमारे लिए तो बिल्कुल ऐसा रहा कि हम खुद ही होते हैं, गिर रहे हैं, सीख रहे हैं, उठ रहे हैं, बस चल रहे हैं। वैसे करते 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 हम लोग चीजों को लर्न कर पाए। मैं आपके सामने जो सवाल रख रहा हूं उनका मकसद ये कि आपकी कहानी को जानने के साथ साथ में ये लर्निंग भी है। मेरी आपकी जो बातचीत है, जो स्टार्टअप के एस्पिरेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी लर्निंग हो सकती है कि आपको यदि बिजनेस की समझ नहीं है तो सीखना तो पड़ेगा, चाहे भले ही खुद गलतियां करके सीखना पड़े। और गलतियां नहीं करनी है तो बहुत अच्छा है कि बिजनेस की थोड़ी समझ विकसित कर लें। उसके भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। और ये बात सही है कि आप चाहे जितने कोर्सेज कर लें, कहते हैं ना, बिना बिना हाथ जलाए जो है वो पता नहीं चलता है आपको कि कैसे रोटी पकाई जाती है या कैसे खाना पकाया जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उस फील्ड में उतरना पड़ेगा। या एक काम ये भी कर सकते हैं कि यदि आप प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग विकसित हो जाती है। कई बार ये भी एक तरीका होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर एस्पिरेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ध्यान दें। डॉक्टर नीलिमा, तीसरा सवाल जो मैंने रखा था, तीसरा फेज जो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना को लॉन्च किया। मैं उसके साथ जुड़ा भी रहा, चाहे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का आना हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके बाद मैंने देखा कई यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत तेज़ी से इसमें आए। वो कई इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनते रहे जो सरकार द्वारा आयोजित थे। सरकार की कई योजनाएं थीं, उनका लाभ लेते रहे। इसके बावजूद मैंने देखा कि मैक्सिमम फेलियर की तरफ गए, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो उन योजनाओं तक ज्यादा था, अपने आइडिया पर नहीं था। इस डिफरेंस को क्या आपने महसूस किया, और अगर किया तो आप कैसे बताएंगे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप और एक नाकाम स्टार्टअप के बीच का फर्क? पता नहीं सर, मैं इसके लिए राइट पर्सन हूँ क्या कि मैं एक सक्सेसफुल और एक नाकाम स्टार्टअप के बीच में फर्क बता सकूं। लेकिन मैं जो आप स्कीम्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम ने कई स्टार्टअप्स को, हमारे जैसे कई स्टार्टअप्स को जो नई टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनको एक बहुत ही अच्छी मैं कहूँगी फैसिलिटी दी है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट में जो भी टेंडर निकलते हैं या फिर कहीं भी प्रेफरेंस होती है, वहाँ मेक इन इंडिया को प्रेफरेंस पहले मिलती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में ही डेवलप हो रहे हैं, मेक इन इंडिया की वजह से, इस स्कीम की वजह से हमें बहुत प्रेफरेंस मिलती है। दूसरा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, द बेस्ट प्लेस
किसी भी बिड के लिए अगर कोई नया है और वो पहली बार किसी टेंडर को भर रहा है, दूसरा उनका हेल्प डेस्क सिस्टम, क्योंकि हम लोग उसी में ही अपना बहुत हमारा पूरा बिजनेस जैम के थ्रू ही होता है, तो हम बहुत कनेक्टेड रहते हैं कि हेल्प डेस्क पे हम कभी भी कॉल लगा रहे हैं, कोई भी समस्या आ रही है हम उनसे पूछ रहे हैं। कोई भी टेंडर का जो उनका फिलिंग प्रोसेस है ना, वो भी इतना इजी है। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड करी हैं, बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, जहां पे इंडिया के अंदर आत्मनिर्भरता या मेक इन इंडिया जिसे कह रहे हैं, वो लिटरली इन वर्ड्स उनको वो फैसिलिटी मिल रही है। और तीसरी चीज जो आपने कही कि कई नाकाम हो जाते हैं या वो, सर मेरे ख्याल से ना एक जर्नी में कई बार या तो हम दोष नहीं देंगे कि स्कीम पे ध्यान रहा या वहां ध्यान रहा, क्योंकि हमारे पास भी कई बार पहले आता था कि आप स्टार्टअप आप फंडिंग लेने के लिए क्यों नहीं जा रहे, बूटस्ट्रैप क्यों, फंडिंग से और जल्दी आपको हाइप मिलेगी। मेरे ख्याल से चॉइस होती है हम लोगों को वो शुरू में जब रोबोटिक्स, सर देखो बहुत ही वैसे बता रही हूँ इजी लैंग्वेज में, शुरू में जब रोबोटिक्स समझा रहे थे तब फंडिंग जब हमें जरूरत थी तब हो नहीं पा रहा था क्योंकि रोबोटिक्स बहुत नया था। डॉक्टर नीलिमा, फंडिंग की चुनौतियों को आपने बताया, कैसे इससे पार पाया जा सकता है, कैसे नए लोग, क्योंकि अब आप लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं उन चुनौतियों से। मैं जानता हूं कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये चुनौतियां हमेशा बरकरार रहती हैं, चाहे जितने बड़े बिजनेस पे चले जाएं, लेकिन आप उसके इनिशियल फेज से आगे निकल गए। तो मुझे थोड़ा बताएं, और जो स्टार्टअप डालना चाहते हैं उनको बताएं कि फंडिंग को लेकर उनकी सोच क्या होनी चाहिए। सर देखो, फोकस ठीक है, फंडिंग हमें एक स्पीड दे देता है किसी भी स्टार्टअप को बहुत जल्दी आगे मार्केटाइज करना या रन करने में, लेकिन पूरा फोकस सिर्फ फंडिंग पे होना, ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट पे या अपनी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। मेरे ख्याल से रास्ते शायद अपने आप खुल जाते हैं। और अभी गवर्नमेंट की जैसे एमएसएमई की भी कुछ स्कीम्स होती हैं जिसमें नए स्टार्टअप्स को फंड मिलते हैं, और वो फंड आपको इस तरह से मिलते हैं कि वो आप पूरा कंज्यूम कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। जैसे एमएसएमई की एक डिजाइन स्कीम है, अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसका डिजाइन, उसका प्रोटोटाइप आपको रेडी करना है, तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उसमें अपना डिजाइन के लिए अपना पूरा डालिए डिटेल्स की इस तरह का डिजाइन होगा, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, उसके अलावा ये यहाँ यहाँ यूज में आ सकता है, इसका क्या बाइफर्केशन है फाइनेंशियली। तो अगर आपकी पिच उनको मिलती है और वो सेलेक्ट करते हैं, तो आपको उसमें अच्छी 40 लाख तक की उसमें फंडिंग है। तो इस तरह की बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलरेडी है जो आपको उसमें छोटा छोटा सपोर्ट करती रहेंगी जी। इसी तरह से स्टार्टअप के अंदर भी इस तरह के प्रोविजंस, आप जैसे स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है आप उस पर जाएं, उसमें बहुत सारी स्कीम्स ऐसे निकलती हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकलती हैं जहाँ पे आप अपनी पिच अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आपको फंडिंग्स मिल सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडिंग की गवर्नमेंट स्कीम्स भी अभी इतनी सारी हो गई है, क्योंकि स्टार्टअप अब मतलब एक वर्ड जो है ना, जो कभी पहले एकदम से नहीं आता था, लेकिन अभी 4-5 साल में इतना अच्छा हाइप हो गया है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी अच्छा एक इकोसिस्टम बना दिया है जहाँ पे हम इजीली अपनी चीज को रख सकते हैं, अपने स्टार्टअप को रन कर सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 2-4-5 सालों में एक टर्म जो है ये सामने आई है, स्टार्टअप, बड़ी अच्छी टर्म सामने आई है। ऐसा नहीं है कि पहले बिजनेस, धंधा, व्यवसाय जो भी कह लें आप, इसको पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन, इसके फायदे आप बताएं कि कोई भी नया बिजनेस डाल रहा, हो सकता है कई ऐसे लोग हों जो व्यवसाय यूं भी कर रहे हो बिना स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन से, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ में जब स्टार्टअप की टैगिंग के साथ आप जाते हैं तो कितना अलग होता है आपका बिजनेस और कितने फायदे उसके? सर देखो, मैं तो, मेरे साथ कोई भी अगर जुड़ता है ना, तो मैं बिल्कुल उनको बोलती हूँ कि आप उद्यम एमएसएमई में और स्टार्टअप इंडिया में अपने आप को जरूर रजिस्टर करें, क्योंकि इतनी अच्छी स्कीम्स, कई सारी स्कीम्स ऐसी निकलती है। जैसे मैंने एमएसएमई में अभी आपको एक स्कीम बताई, वो ऑनलाइन रहती है हमेशा, कोई भी स्टार्टअप अपने नए आइडिया के साथ उसमें कभी भी अप्लाई कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया के अंदर आप जब भी आप उसको लॉग इन करेंगे, आपको डेली एक नई अच्छी स्कीम या अच्छा एक कोई इवेंट आपको जरूर उसमें मिलता है। वो इतने अपडेट रहते हैं हर एक चीज से। दूसरा, जैसे हम लोग नेशनल स्टार्टअप अवार्ड ही थे, तो उसके बाद भी हमें बहुत सारे जगहों पे हमें हमारा प्रोडक्ट समझाने का मौका मिला। सर होता क्या है, आप गवर्नमेंट में एक एक जने को जाकर के अपना प्रोडक्ट समझा रहे हैं, और एक स्टार्टअप इंडिया आपके लिए
कॉमन प्लेटफॉर्म बना देता है जहां आप अपने प्रोडक्ट और अपनी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ खड़े हैं और वही डिग्निटरीज आपके पास आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो इस जी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया नए नए स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करता है। जी उसके अलावा वहां पे पिच फंडिंग ये स्कीम्स भी निकलती हैं, उसमें भी उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड भी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका आता है तो स्टार्टअप इंडिया वो भी करवाता है। लाइक हमने भी विवा टेक पेरिस के अंदर हमारे रोबोट्स को रिप्रेजेंट किया था और ये पूरा स्टार्टअप इंडिया के सपोर्ट से हुआ था। जी डॉक्टर नीलिमा, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि हम ये भी जानते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ज़रिए जब आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए संभावनाएं और सुरक्षित मार्ग और ज़्यादा खुल जाता है, क्योंकि सरकार की संभावनाएं आपको मिलती हैं। तो थोड़ा जेम के बारे में, जेम पोर्टल के नाम से लोग बहुत जानते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप प्राइवेट कई ऐसी वेबसाइट्स देखते हैं जहाँ पर आप बिज़नेस करते हैं, लेकिन सरकार ने अपना एक पोर्टल बना रखा है जेम। तो इसमें आपको कैसे मदद मिली और स्टार्टअप्स को इन जनरल कैसे मदद मिलती है जेम के जरिए? जी सर, जेम पे एक तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है। किसी भी स्टार्टअप को जिनका कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट के सपोर्ट कर सकता है, गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर कर सकती है, तो वो खुद को जेम पे इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ जो यूं कह दे क्लासिफिकेशंस जो बनाए हुए हैं, लाइक रीसेलर का, ओईएम का, ओईएम क्लासिफिकेशन की वजह से आपको एक एक्स्ट्रा प्रायोरिटी और मिलती है। अगर आप वो प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं तो एक वेंडर असेसमेंट होता है और बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। क्योंकि मैं इसलिए अच्छा बोल रही हूँ क्योंकि लाइक जैसे मैंने कहा, हम खुद ही लर्निंग फेज में रहे हैं, तो उस प्रोसेस के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन किस क्या स्टार्टअप्स में चाहिए, बहुत सारी चीजें हमने वहां भी सीखी हैं। तो जेम पे जो वेंडर असेसमेंट होता है उसके बाद में आप एक ओईएम भी उस पे एज ए रजिस्टर कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को वहां पे जब हम लोग शोकेस करते हैं तो गवर्नमेंट के पास में भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म आ गया है जहां वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं उन कैटेगरीज के अंदर। तो पहला तो स्टार्टअप्स के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। दूसरा, कोई दिक्कत आती भी है तो उनकी जो हेल्प डेस्क के जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है वो बहुत ईजी है। तीसरा, अगर कोई इशू आता भी है तो आप इजीली वहां पर, मैं तो खुद भी जेम के हेल्प डेस्क के ऑफिस तक भी जा चुकी हूँ, तो वहां पर मिलना भी उनसे बहुत आसान है। जी और गवर्नमेंट के हमारे मैक्सिमम ऑर्डर सी अभी जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स या टेंडर्स निकालती है वो पूरा जेम के ऊपर ही 99% तो मेरे ख्याल से जेम पर ही जी, रहता निश्चित है तौर पर हम है ना? स्टार्टअप एक्सप्रेस में आगे इन चीज़ों के बारे में विस्तार से, जेम के बारे में हो या एमएसएमई के विषय में जैसा आपने बताया है, या स्टार्टअप इंडिया को लेकर जो स्कीम्स बताई हैं, इन पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नीलिमा, अब आप थोड़ा दर्शकों को ये भी बताएं कि एक बड़ा सवाल, मैं कई बार जब बात करता हूं, बहुत सामने कहना बड़ा मुश्किल होता है कई स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन फिर भी मुझे ये थोड़ा सा बताएं और लोग भी समझें कि सरकारी काम करना और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में उतरना या प्राइवेट मार्केट में उतरना, इसमें बड़ा फर्क होता है, क्योंकि वहां कुछ सीमाएं होती हैं। सुरक्षा तो है, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है, आप लेकिन बाद में आपको एक्सप्लोर अगर करना है, बिजनेस को ग्रोथ देनी है, तो आपको प्राइवेट मार्केट में उतरना पड़ेगा और वो बहुत कंपटीशन का क्षेत्र होता है। ये फर्क कैसे देखती हैं और क्या ये सचमुच मतलब गवर्नमेंट के साथ में काम करने में कुछ सीमाएं होती हैं? सर, मुझे जेम आने के बाद शायद इतनी लिमिटेशंस खुद से फील नहीं हुई, पर आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्राइवेट, जैसे बोलते हैं ना, जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो प्राइवेट मार्केट में बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट में कहा जाता है कि इतना आगे हमें, मतलब आप 5 साल बाद आपका रेवेन्यू जनरेशन ये हम नहीं देख सकते। मैंने कई बार ये कई उसमें देखा है जहाँ लोग पिच करते हैं ना अपने स्टार्टअप्स को, तो वहां मैंने ये चीज बहुत बार सुनी है। सी सर, गवर्नमेंट के अंदर अभी मुझे जब, क्योंकि हम भी अभी 2020 से ही रजिस्टर हुए हैं स्टार्टअप के अंदर, और गवर्नमेंट के अंदर काम करना शायद थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा, क्योंकि वहां पर आप अपना B2C मार्केट की तरह अपना प्रोडक्ट इस तरह से आप दे ही नहीं रहे हैं, है ना, कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करा और वो चीज चली गई। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वो पहले आपके प्रोडक्ट को जांचते हैं, परखते हैं, हर तरह से टेस्ट करते हैं। उसके बाद उनके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से वो देखते हैं कि उनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका वो प्रोडक्ट उसमें लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रोसेस लेंथी होता है, लेकिन वंस यू विन, यू आर अ विनर इन योर स्टार्टअप। तो ये मतलब अभी मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस रहा नहीं, और धीरे धीरे शायद ये डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। जो चीज बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट में बहुत टाइम लग रहा है या प्राइवेट में आप जल्दी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी बात सही है कि आप शुरुआत में जब करते हैं तो अगर सरकार आपको सपोर्ट कर रही है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। पैर को जमा लीजिए, उसके बाद मजबूती से किसी भी मार्केट में आप जितना एक्सपेंशन करना है, आपके अच्छे काम को देखकर इन्वेस्टर आएगा।
फंडिंग इन्वेस्टमेंट का जहां तक डॉक्टर नीलिमा ने आपको बताया है वो बहुत समझने जैसी बात है। कोई भी इन्वेस्टर आप पर तब इन्वेस्ट करता है जब वो आप में संभावनाएं देखता है और अपने अच्छे रिटर्न को भी देखता है। अगर उसे लगता है कि आप उसे बहुत अच्छा रिटर्न देंगे जो मार्केट की दूसरी स्कीम से कहीं ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो आप पर इन्वेस्ट करता है, आप पर दांव लगाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आपका काम खुद कितना आगे बढ़ता दिखाई दे। डॉक्टर नीलिमा, देखिए आपके पास बताने को कितना कुछ था कि समय का पता ही नहीं लगा और फटाफट ये समय स्टार्टअप एक्सप्रेस का बीत गया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को भविष्य की योजनाओं के लिए। थैंक यू सो मच। स्टार्टअप एक्सप्रेस में आज का सफर यहीं तक। अगले हफ्ते एक नए मेहमान से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।